Hello, everybody. This is the part 7 of our discussion. We will start from question number 61. Question 61 क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है with reference to history of India, consider the following pairs. अब इसमें पहला औरंग है, दूसरा बनिया है, तीसरा मिरासीदार है. अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है. मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होगा इसका आंसर. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन था. इसको आप अटेम्प्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है. फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें जो स्टेटमेंट वन दे रखा है औरंग, ये जो है ये एक पर्शियन टर्म है वेयर हाउस के लिए. औरंग माने वेयर हाउस है. तो वन तो फिर गलत दे रखा है. वन गलत दे रखा है मतलब स्टेटमेंट आपका ए गया और डी गया. अब बचा बी और सी. मतलब सी तो 100% सही है, थ्री ओनली. फिर उसके बाद स्टेटमेंट टू ये है, ये आप बनिया प्रोनाउंस करें इसको, तो ये भी सही है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है. अब ये क्वेश्चन 62 देखते हैं. ये भी आपका एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था. फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये बोला है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इस्तार विरावदीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म. अब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस्तारा विरावदीन जो है ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म का है. तो आपका स्टेटमेंट वन एलिमिनेट हो गया. तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया. अब बचा बी और सी. अब तीन तो दोनों में कॉमन है तो थ्री तो सही होगा 100%. और दूसरी बात ये स्टेटमेंट भी इजी है, नॉर्मली लोगों को पता ही रहता है कि डीफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघ फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म. ये पता भी रहता है लोगों को. अब स्टेटमेंट टू देखते हैं. लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघ का सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. अब ये स्टेटमेंट भी सही है. तो एग्जाम में तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था. फिर भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है. क्वेश्चन 63 देखिए. अब ये क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. अब ऑप्शन ए डायरेक्ट हम सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड. सही बात है कि भाई ब्रिटेन क्या कर रहा था, ड्यूटी फ्री एंट्री दे रहा था उनके प्रोडक्ट्स को, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को. इसके कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रूइंड हो रहे थे. और दूसरी बात इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे उसने एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत सारी ड्यूटीज लगा रखी थी. तो इस कारण ये बिक भी नहीं रहे थे फॉरेन मार्केट्स में. तो डायरेक्ट ऑप्शन ए सही है. फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं. ये बोल रहा है रेलवे, ऑप्शन सी, रेलवे लाइंस पर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये तो गलत है क्योंकि रेलवे लाइन स्टार्ट 1853 में हुई थी. मतलब ये सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हो गया और क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट हाफ पूछा गया है. ऑप्शन सी गया. और ऑप्शन डी, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन मैन्युफैक्चरर्स. अब हैवी ड्यूटीज नहीं हुई थी भाई, जीरो ड्यूटी, ड्यूटी फ्री एंट्री मिल रही थी. तो ये तो उल्टा ही दे रखा है. तो ऑप्शन डी भी गलत है. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडिया इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स. ये भी बकवास सा स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था. ऑप्शन बी भी गलत है. अब क्वेश्चन 64 देखते हैं. अब ये भी एक बेसिक हिस्ट्री का टाइमलाइन क्वेश्चन है. नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक टाइमलाइन याद करते हैं स्टोरी की तरह. तो अब हम इसको देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. पहला है राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज. अब इसमें हमको पता है भाई, अब किंग भोज का भले ही ना पता हो एग्जैक्ट क्या है, लेकिन हमको पता है कि पल्लवा जो प्रतिहारा डायनेस्टी है ये 8 to 11 सेंचुरी में थी. फिर सेकंड देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन. अब भले ही हमको महेंद्र वर्मन वन का ना पता हो, लेकिन हमको पता है पल्लवा जो है, पल्लवा डायनेस्टी 4th to 9th सेंचुरी में थी. और स्पेसिफिकली महेंद्र वर्मन जो था 7th सेंचुरी में थे. और यहाँ पे किंग भोज जो थे वो 9th सेंचुरी में थे. अब थर्ड देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटंका. परंटका के बारे में कुछ भी ना पता हो, फिर भी हमको पता है कि चोला डायनेस्टी तो 9th से 13th सेंचुरी तक थी. और फिर भी ये परंटका जो थे ये 10th सेंचुरी में थे. फोर्थ क्या कह रहा है? पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला. अब हमको ये पता है पाला डायनेस्टी जो है 8th से 12th सेंचुरी में थी. तो मतलब गोपाला ने फाउंड की होगी तो 8th सेंचुरी में ही की होगी.
तो इससे हमको डायरेक्ट, भले ही हमको इनके रूलर्स के बारे में ना पता हो, खाली डायनेस्टी का भी आपको पता हो कि कब कब इनने रूल किया, फिर भी आप राइट आंसर पे आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2413, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 65 देखिए। अब ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी। अब हुंडी ऐसा टर्म है कि नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में सुनते ही रहते हैं, कुछ ऐसा अलग सा कुछ नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन सी पे आ जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन 66 देखते हैं। अब क्वेश्चन 66 ये आप नॉर्मली, इसके बारे में किसी को भी, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको पता होगा एग्जाम कंडीशन में, फिर भी हम इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं राइट आंसर पे आया हूँ एग्जाम में। अब ये बोला है विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देशकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें आप स्टेटमेंट 3 देखिए। स्टेटमेंट 3, द यूज ऑफ देश बाय देशकर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। अब देखिए कैसे मैंने मेन एग्जाम में इसको स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को अंडरलाइन किया है। ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट इसका कीवर्ड है, ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। ये बोल रहा है कि भाई जो देश टर्म है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी एक कीवर्ड है और ये बंगाल भी एक कीवर्ड है। ये जो देश टर्म है ये सिर्फ बंगाल के लिए ही डिनोट किया गया था। तो भैया देश ऐसा तो नहीं होगा कि भैया बंगाल के उसमें ही हो। तो ये आपका, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के कारण। तो ऑप्शन 3 आप एलिमिनेट कर सकते हो कि देश माने तो नेशन होता है ना, कैसे आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ बंगाल के लिए। और ये चीज स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है ये, कि ये स्टेटमेंट गलत है, वो आपको हिंट भी दे रहा है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट लिख के। तो आपका ऑप्शन 3 गया। तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ गए, ऑप्शन ए 1 और 2। फिर भी स्टेटमेंट 1 2 देख लेते हैं। इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। जनरल सा स्टेटमेंट है, सही है भैया, फ्रीडम स्ट्रगल का है तो ये भी सही होगा। ये इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ सऊदी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स, ये भी जनरल सा स्टेटमेंट है। डायरेक्ट ऑप्शन ए पे आ जाओ, 1 और 2 ओनली। अब क्वेश्चन 67 तो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, तो इसका डिस्कशन करने का तो कोई मतलब है नहीं। अब क्वेश्चन 68 देखते हैं। क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है। ये अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था एग्जाम में छोड़ने लायक। किसी को भी नहीं पता होगा कि भैया ये विट्ठल विद्वांसक, क्योंकि नॉर्मली ये बुक्स वगैरह में नहीं दी रहती स्टैंडर्ड बुक्स में। विट्ठल विद्वांसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ना था। इसका आंसर ऑप्शन ए है। अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में कुछ ना पता हो, उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होगा। फिर ये देखते हैं क्वेश्चन 69। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल व्याप एंड द्रोणा वाप डिनोट। अब इसको आप देखिए कैसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ये लैंड की बात कर रहा है, ये द्रोण वाप और कुल वाप में, यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है। मतलब या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या सी होगा। अब इसके बाद आपका रिस्क है कि भैया या तो ए मार दो या सी मार दो, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। फिर भी अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसा क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। रिस्क लेना पड़ेगा, तो जहां आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए उसको। अब क्वेश्चन 70। अब ये पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या है। Whosoever praises a religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। अब हमको पता था कि भैया समुद्रगुप्त तो ऐसा नहीं करेगा, ऑप्शन बी जो है, क्योंकि ये तो एक विलन टाइप का आदमी था, नेगेटिव आदमी था। ये तो वायलेंस और इन सब पे विश्वास करता था। ऑप्शन बी तो आप डायरेक्ट हटा दो। और बट हमको ये जरूर पता है कि अशोका जो था ये जनरस आदमी था, फिलेंथ्रोपिस्ट था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो डायरेक्ट आप अशोका पे आ सकते हैं। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।